गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने व्यवहारवाद का अर्थ, उसकी व्याख्या, उदय के कारण और विकास के बारे में पढ़ा था। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं का अध्ययन करेंगे कि क्या मान्यताएं हैं या क्या लक्षण है व्यवहारवाद के। व्यवहारवाद का आधिकारिक विद्वान डेविड स्टन को माना जाता है। उसने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के लक्ष्य या मूल मान्यताएं बताई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, नियमन। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं जिन्हें व्यवहार के सामान्यकरणों या सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। अर्थात व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जैसे हर व्यक्ति के या हर चीज के नियम होते हैं, वैसे ही व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके भी नियम बनाए जा सकते हैं, उसका भी नियमन किया जा सकता है, उसको भी नियमित किया जा सकता है और सामान्य सिद्धांत ऐसे हर व्यक्ति के व्यवहार में ढूंढे जा सकते हैं जिसके आधार पर मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। दूसरी जो मान्यता है वह है सत्यापन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित तथ्यों या सामग्री को दोबारा जांचने या पुष्टि करने को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन में एकत्रित सामग्री का सत्यापन किया जाता है। दूसरी जो मान्यता है वह है सत्यापन, अर्थात मनुष्य के व्यवहार के जो सामान्य सिद्धांत ढूंढे गए हैं अध्ययन के लिए या जो तथ्य सामग्री इकट्ठी की गई है उसको दोबारा जांचा जाना आवश्यक है। अर्थात किसी भी अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए उसका पुनः सत्यापन किया जाना आवश्यक है। तो व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो अध्ययन सामग्री है जो एक बार में इकट्ठी की गई है उसका दोबारा सत्यापन होना आवश्यक है। तीसरी जो मान्यता है वह है तकनीकी प्रयोग। व्यवहारवादी मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और उसके विश्लेषण के द्वारा परिणामों को अंकित करने के लिए नवीन तकनीकी को अपनाया जाना आवश्यक मानते हैं। व्यवहारवादियों का ये मानना है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण में प्रचलित तकनीकी पद्धतियां थी उसके माध्यम से मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। अतः व्यवहारवादी ये मानते हैं कि नवीन तकनीकी या नए तरीकों या नए आयामों या नए दृष्टिकोण को हमें अध्ययन में अपनाना चाहिए। जो चौथी मान्यता है वह है परिमाणीकरण। प्राप्त उपलब्धियों के विवरण एवं आधार सामग्री को लेखबद्ध करने तथा सुस्पष्टता लाने के लिए व्यवहारवाद में मापन व प्रमाणीकरण को आवश्यक माना गया है। अर्थात जो भी तथ्य हमने एकत्रित किए हैं उनका सत्यापन भी कर लिया गया है, नए नए तरीके और तकनीकी भी उसके अध्ययन के लिए अपनाई गई है, लेकिन जब तक वो तथ्यों को हम लेखबद्ध नहीं करेंगे और हम उसको सुस्पष्टता लाने के लिए उसको क्रमबद्ध करके और व्यवस्थित करके परिमाणीकरण नहीं कर लेंगे तब तक उसका मापन किया जाना संभव नहीं है। इसलिए उसके मापन हेतु उसको व्यवस्थित करना और लेखबद्ध करना भी आवश्यक है। अगली जो मान्यता है वह है मूल्य निर्धारण। सामान्यतः व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी नैतिक मूल्यांकन में कुछ मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक मानते हैं। इसके साथ ही उनका मानना है कि मूल्यों को आदर्शों को अध्ययनकर्ताओं के मूल्यों से अलग रखना चाहिए। इसको विद्यार्थियों आप ढंग से समझने की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं। वो सामान्यतः वो मूल्यों से मुक्त रहना चाहते हैं या मूल्य मुक्त अध्ययन की बात करते हैं, जिसमें एक अध्ययन करता जो उसके व्यक्तिगत मूल्य है जिसको पसंद करता है या जिसका वो पालन करता है उसको अपने अध्ययन से दूर रखना चाहिए या उससे निरपेक्ष रहकर अध्ययन करना चाहिए। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज पसंद है या नापसंद है, इसके आधार पर अध्ययन नहीं करके जो वास्तविकता है उसके आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं, अर्थात अध्ययन में मूल्यों से मुक्त रह करके अध्ययन किया जाना चाहिए।
अगली जो मान्यता है वह है क्रमबद्धीकरण या व्यवस्थाबद्धीकरण। व्यवहारवादियों के अनुसार शोध या अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात किसी सिद्धांत के निर्माण के समय जो अध्ययन, अनुसंधान, खोज व प्रयोग किए जाएं वे क्रमबद्ध होने चाहिए। विद्यार्थियों, आपको पता है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक क्रम होता है, उसकी एक व्यवस्था होती है और उसको उस क्रमबद्धता से ही किया जाएगा। जो कार्य पहले होना है वो पहले होगा, उसके बाद जो कार्य होगा वो उसके बाद होगा, अर्थात एक व्यवस्था होती है किसी भी कार्य की। तो अगर हम वो तारतम्य या व्यवस्था या क्रमबद्ध को हम छोड़ दें तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार व्यवहारवादी भी ये कहते हैं कि जब हम मनुष्य के व्यवहार का या कोई भी राजनीतिक अध्ययन हम करते हैं तो वो व्यवस्थित होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। बिना व्यवस्था और क्रमबद्धता के कोई भी अध्ययन सफल नहीं हो सकता। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन की बात व्यवहारवादी करते हैं। अगली जो मान्यता है वह है समग्रता। व्यवहारवादियों का ये मानना है कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है। क्या है? मनुष्य का व्यवहार एक पूर्ण इकाई है, इसलिए उसको टुकड़ों में बांटकर या उसको अकेले में अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को उसके अन्य व्यवहारों से जोड़कर ही अध्ययन किया जाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का राजनीतिक जो व्यवहार है वो उसके दूसरी तरह के व्यवहार, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवहारों से प्रभावित होता है। अतः उसका अध्ययन करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि दूसरी तरह की जो व्यवहार है वो उसको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब है व्यवहारवाद की आलोचना या कमियां। कि क्या कमियां व्यवहारवाद में देखने को मिलती है। सबसे पहला, अत्यधिक कठिन शब्दावली का प्रयोग। व्यवहारवादियों द्वारा अपनाई गई अध्ययन सामग्री में शब्दावली, वाक्य और प्रत्यय अपरिचित से लगते हैं, इसलिए इसे समझना एक सामान्य राजनीतिक व्यक्ति के लिए कठिन है। जो दूसरी कमी है इसमें, दूसरी आलोचना जो की जाती है व्यवहारवाद की, वो है राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवादी मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं, लेकिन वे मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। आलोचक ये कहते हैं कि जो वस्तु अर्थात मानव व्यवहार स्वभाव से ही अनिश्चित, अमापनीय है, उसे कोई कैसे गणितीय रूप में प्रस्तुत कर सकता है। मतलब आलोचक ये कहते हैं कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो पल पल बदल जाता है, क्षण क्षण बदल जाता है। व्यक्ति हर परिस्थिति में अलग व्यवहार करता है। इवन एक ही परिस्थिति में भी व्यक्ति दो तरह का व्यवहार कर सकता है। अतः ऐसी परिवर्तनशील अध्ययन सामग्री का मापन किया जाना या उसको निश्चित किया जाना संभव नहीं है, और उसको गणितीय रूप में उसकी व्याख्या किया जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के पक्ष में है, जबकि ये पूर्णतः संभव नहीं है। वह भूल जाते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल और परिवर्तनशील होते हैं, अतः उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता। आलोचक ये कहते हैं कि जो व्यवहारवादी है राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तो पूर्ण विज्ञान मानने के पक्ष में है, जबकि ये संभव नहीं है, क्योंकि जो इसके तथ्य अर्थात मनुष्य का स्वभाव या मनुष्य का व्यवहार, वो वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं या सामान्य विज्ञानों के जो तथ्य होते हैं, जैसे गैसेज जो होती है या कोई द्रव होता है या कोई ठोस होता है जिसका अध्ययन उसमें अक्सर किया जाता है, उनसे बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वो निर्जीव तथ्य होते हैं। और राजनीति विज्ञान के जो तथ्य है वो सजीव है, परिवर्तनशील है, अतः उनका पूरी तरह से सत्यापन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको विशुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता है। अगली जो आलोचना की जाती है वह है प्रविधियों व पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने, उनका अध्ययन करने, उनका विश्लेषण करने में तकनीकी के प्रयोग पर अत्यधिक बल देते हैं। इस कारण वे समाज की वास्तविक समस्याओं को भुला देते हैं
अर्थात आलोचक ये कहते हैं कि व्यवहारवादियों द्वारा अत्यधिक तकनीकी पे बल दिए जाने के कारण वह उस तकनीकी में ही उलझ के रह जाते हैं, उन तरीकों में ही उलझ कर रह जाते हैं और वास्तविक समस्याएं जो समाज की है उससे वह कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, उसका अध्ययन वो नहीं कर पाते हैं। अब है मूल्य निर्धारण संभव नहीं। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता पर बल देते हैं, वे निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहते हैं, मतलब मूल्यों से दूर रहना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि नैतिक आदर्शों की तुलना में तथ्यों पर अधिक मतलब बल देते हैं वो। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में पूर्ण मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। शोधकर्ता के मूल्य, विश्वास, हित व जिज्ञासाएं कहीं ना कहीं उसके अध्ययन को प्रभावित करती है। अर्थात सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में जहाँ हम सजीव व्यक्ति के साथ क्रिया कर रहे हैं, सजीव व्यक्ति का अध्ययन कर रहे होते हैं, अर्थात मनुष्य का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो मानवीय मूल्य है या अध्ययनकर्ता के जो मानवीय मूल्य है वह उसके अध्ययन को प्रभावित करेंगे ही। अगली जो आलोचना है बंद समाजों के लिए अनुपयुक्त। व्यवहारवादियों द्वारा अपनाई जाने वाली शोध पद्धतियां व तकनीकी बंद समाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए अधिनायकवादी व्यवस्था में सर्वेक्षण संभव नहीं है, और यदि सर्वे होता भी है तो लोग भयवश सही उत्तर नहीं देते, जिससे सारा शोध गलत हो जाएगा। अर्थात ये जो पद्धति है सर्वे की, तकनीकी की, वह व्यवहारवादी पद्धति द्वारा अपनाई जाती है, जो बंद समाजों के लिए, जो परंपरागत समाज है उनके लिए संभव नहीं है, ऐसा आलोचकों का मानना है। अगली जो आलोचना की जाती है वह है अन्य अध्ययन पद्धतियों के महत्व को नकार देना। व्यवहारवादियों का मानना है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियां अपूर्ण है और वो नवीन अध्ययन पद्धतियों को अपनाए जाने पर बल देते हैं। लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण में प्रचलित शोध अध्ययन की जो पद्धतियां हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो विवरणात्मक हो, चाहे उपदेशात्मक हो, उनको पूरी तरह से भुला देना संभव नहीं है या उसको पूरी तरह से उसकी उपेक्षा करना ठीक बात नहीं है। अगली जो आलोचना की जाती है वो ये है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। इसमें बार बार तथ्य संग्रह, विश्लेषण, संश्लेषण व परिणाम निकालने के लिए अलग अलग तकनीकी का सहारा लिया जाता है, जिसमें काफी धन व्यय होता है। अगली आलोचना है सूक्ष्म स्तर पर किए गए अध्ययनों को व्यापक स्तर पर लागू करना गलत है। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धतियों से सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन संभव है, जिसे बृहत आकार की इकाइयों पर लागू करना तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक नहीं है। उदाहरण के लिए एक गांव के थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार और उसके विचारों के अध्ययन पर निकाले गए निष्कर्षों को संपूर्ण समाज पर लागू करना संभव नहीं है। अगली आलोचना है संख्यात्मक पद्धति से मानव व्यवहार का मापन संभव नहीं है। व्यवहारवादी पद्धति तथ्यों, आंकड़ों व सिद्धांतों पर बल देती है, लेकिन मानव के परिवर्तनशील व्यवहार का मापन इस पद्धति से संभव नहीं है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि आलोचकों ने व्यवहारवाद की अनेक आलोचनाएं की है, और इसका आलोचनात्मक अध्ययन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से इसकी आलोचना ही करनी है। अगली है व्यवहारवाद की उपयोगिता व महत्व। कि इतनी आलोचना के बावजूद व्यवहारवाद के अध्ययन का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम मानते हैं इसकी। व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान को विषय वस्तु को नए रूप से प्रस्तुत किया है। इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियां, नई दिशाएं व वैज्ञानिकता प्रदान की है, जिसके प्रभाव से यह न केवल राजनीति विज्ञान बन गया है बल्कि राजनीति का विज्ञान भी बन रहा है। दूसरा जो महत्व है वह है व्यवहारवाद अध्ययन के व्यापक दृष्टिकोण पर बल देता है, क्योंकि इसमें अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया है। अर्थात ये किसी भी एक पक्ष को दूसरे पक्षों के साथ जोड़कर पढ़ने की बात करता है या एक विषय को दूसरे विषयों के साथ जोड़कर पढ़ने की बात करता है, जिससे इसके अध्ययन में व्यापकता आई है और इससे हमारा जो अध्ययन का विषय है वो और ज्यादा अधिक वैज्ञानिक बना है। तीसरा जो महत्व है व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को आदर्श से यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा किया है। ये क्या होना चाहिए की बजाय क्या है का अध्ययन करता है।
अक्सर आपने देखा होगा कि व्यक्ति कहते रहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन उससे कोई आशय नहीं होता है। वर्तमान में क्या है, उस वास्तविकता का सामना करके उसका अध्ययन करना आवश्यक होता है कि क्या होना चाहिए वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या है वो हमारे हाथ में है। अतः जो यथार्थ में जो चीजें हैं उसका सामना हमें करना चाहिए। तो व्यवहारवादियों ने जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन है उसको अ, आदर्श के धरातल से उतार के यथार्थ पे लाके खड़ा कर दिया, जो एक अध्ययन के विषय के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इसने ये एक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को बहुत बड़ी देन है। चौथी जो इसकी उपयोगिता वह है, व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में केवल सुधार ही नहीं बल्कि पुनर्निर्माण किया है। इसके परिणाम स्वरूप ही इसमें नवीन दृष्टिकोण, नवीन पद्धतियों, नवीन मापन व नए क्षेत्र को अपनाया गया है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने देखा कि व्यवहारवाद की उपयोगिता और महत्व क्या है। संक्षेप में, व्यवहारवाद के प्रमुख उपहार वैज्ञानिक विधियां, मूल्य निरपेक्षता एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक शास्त्र द्वारा आत्मसात कर लिए गए हैं। अर्थात व्यवहारवाद ने जो हमें नई नई तकनीकी विश्लेषण के नए तरीके और दृष्टिकोण जो दिया है वो राजनीति विज्ञान ने अपना लिया है। और निश्चित रूप से आज हमारे विषय में भी वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाने लग गया है और राजनीति विज्ञान भी एक वैज्ञानिकता की ओर अग्रसर